चैप्टर 41। लेकिन अगले ही पल युवान शर्मा की आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने अपने सामने सांगवान परिवार के प्रमुख उत्तराधिकारी को देखा, जो कमर भंडारण पर अपनी कमर को पोंछ रहा था, और एक बेहोश लाल रोशनी चमक गई जिसे वह कुछ समझ गया। पहले नाराज गर्जना कर रहा सांगवान हुइयू अब एक बेहद भयंकर अभिव्यक्ति थी, यहाँ तक कि कुछ हद तक पागल, अपने हाथ में वस्तु को पकड़ रहा था। उसकी नज़र कठोर रूप से युवान शर्मा पर टिकी हुई थी, जो हिचकिचाता हुआ दिखाई दे रहा था। युवान शर्मा, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अगर तुम अज्ञानी बने रहते हो तो तुम आज इस अखाड़ा से जिंदा नहीं निकलोगे। ऐसा लगता है कि सांगवान हुइयू भी उस फैसले के बारे में हिचकिचा रहा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह चाहता था कि युवान शर्मा स्वेच्छा से फॉरवर्ड करे, ताकि उसे खुद को उस अज्ञात महत्वपूर्ण जोखिम को नहीं लेना पड़े। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक अमृत पकड़े हुए हो जो अस्थायी रूप से तुम्हारी ताकत को बढ़ा सकता है ना? कैसा रहेगा? क्या यह अमृत तुम्हें नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र में तोड़ने में मदद कर सकता है? युवान शर्मा का चेहरा एक बेहोश मुस्कान से सजा हुआ था, क्योंकि उसने बात की प्रभावी रूप से सांगवान हुइयू के पहले ठंडे स्वर का जवाब दिया। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, अगर तुम अमृत की ऊर्जा के बैकलैश को भुगतना नहीं चाहते हो तो तुम बेहतर अर्ली फॉरवर्ड करो। शायद अगले साल तुम्हारे पास अभी भी मणिकुंभ संप्रदाय में शामिल होने का मौका होगा। युवान शर्मा ने आत्मविश्वास से बात की। उसकी उत्सुक दृष्टि ने तुरंत समझ लिया कि सांगवान हुइयू क्या सोच रहा था। नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। वह जगह निश्चित रूप से मेरी होगी। सांगवान हुइयू शुरू में अभी भी हिचकिचाता हुआ, सांगवान हुइयू युवान शर्मा के शांत और कंपोज डिमीना से उकसाया हुआ लग रहा था। अपनी गर्जनापूर्ण घोषणा के बाद उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उस अमृत को निगल लिया जो एक बेहोश लाल चमक का उत्सर्जन कर रहा था। इस क्षण में उत्तरी सीटों के भीतर पिता और पुत्र दोनों, सांगवान जी और सांगवान इंग, ने एक छुआ हुआ अभिव्यक्ति दिखाया। लेकिन इस समय अफसोस बेकार था, क्योंकि अमृत के प्रभाव जल्द ही फूटने की संभावना थी। वास्तव में सिर्फ 2 सांसों के भीतर सांगवान हुइयू के चारों ओर की आभा बेतहाशा तीव्र हो गई। उसी समय उसने एक चीख छोड़ी जो अत्यधिक दर्द से भरी हुई थी, जैसे कि एक शक्तिशाली ऊर्जा के रावेजिंग को सहन कर रहा हो। यहाँ तक कि युवान शर्मा भी स्पष्ट रूप से सांगवान हुइयू के मूल रूप से सुंदर चेहरे को अब खून से सने नसों से ढके हुए देख सकता था, जो उसकी गर्दन तक फैल रहा था और उसके हाथों में उसकी रक्तवाहिकाओं को उजागर कर रहा था, जो और भी अधिक प्रमुख लग रही थी, उस गहरी नीली पूर्वज नाड़ी को विशिष्ट रूप से दिखा रहा था। टस्क, तो यह रक्त क्षरण गोली है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने कन्फ्लिक्टेड थे। इस क्षण में पार्थिव युद्ध देव के रूप में युवान शर्मा के पिछले जीवन के अनुभव ने एक बार फिर उसे एक नई समझ प्रदान की। अपनी यादों से इस निम्न रैंक अमृत के प्रभावों को याद करने के बाद वह निश्चित था, तथाकथित रक्त क्षरण गोली एक उच्च ग्रेड नश्वर श्रेणी अमृत है जिसमें बेहद दबंग प्रभाव होते हैं, जो एक व्यक्ति के शरीर या नस दानव के भीतर खून का उपभोग करने पर आधारित होता है, ताकि अस्थायी रूप से एक साधक की नाड़ी ऊर्जा को बहुत बढ़ाया जा सके। शायद इसे रक्त भक्षण गोली कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि रक्त क्षरण गोली की ऊर्जा द्वारा खाया गया रक्त साधक के शरीर में कभी वापस नहीं आएगा। इसके बजाय ये साधक की लड़ाई के साथ डिसिपेट्स हो जाएगा। लड़ाई जितनी लंबी चलती है, रक्त क्षरण गोली का प्रभाव उतना ही लंबा रहता है, और साधक का जितना अधिक खून खाया जाता है, जब तक कि सारा खून समाप्त नहीं हो जाता, अंततः एक दुखद मौत हो जाती है। यह एक बेहद दबंग अमृत है और प्राकृतिक क्रम को भी नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर नाड़ी परिष्करण मास्टर ऐसे एक अमृत को परिष्कृत नहीं करेंगे जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। उच्च ग्रेड नश्वर श्रेणी नाड़ी परिष्करण मास्टर यानचेंग नैतिक रूप से अस्पष्ट है। एक लाभ संचालित व्यक्ति जो लाभ के लिए कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए उसे एक सच्चे चिकित्सा नाड़ी मास्टर के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि एक चिकित्सा नाड़ी मास्टर और एक जहर नस मास्टर के बीच कहीं। इस बार सांगवान जी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पत्थर अनटिन न छोड़ा जाए। न केवल यानचेंग के लिए एक महान कीमत खर्च कर रहा था ताकि सांगवान हुइयू के लिए नाड़ी ऊर्जा को परिष्कृत किया जा सके, बल्कि इस रक्त क्षरण गोली को परिष्कृत करने के लिए उसे एक अतिरिक्त कीमत भी चुकाए। सांगवान हुइयू के सफलतापूर्वक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करने के बाद सांगवान जी ने एक बार सोचा था कि रक्त क्षरण गोली की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि युवान शर्मा अप्रत्याशित रूप से दुर्जय था, पूर्वज नाड़ी की शक्ति का मालिक था, फिर भी सांगवान हुइयू अभी भी उसका मैच नहीं था। अंततः रक्त क्षरण गोली के उपयोग की आवश्यकता थी। रक्त क्षरण गोली की दबंग प्रकृति को सांगवान जी को यानचेंग द्वारा अच्छी तरह से समझाया गया था, इसलिए सांगवान परिवार के मुखिया को स्पष्ट रूप से पता था कि भले ही सांगवान हुइयू रक्त क्षरण गोली लेने के बाद युवान शर्मा को हरा सकता था, उसकी नाड़ी ऊर्जा साधना निश्चित रूप से घट जाएगी, यहाँ तक कि उसकी साधना नींव को भी प्रभावित करेगी। लेकिन मणिकुंभ संप्रदाय में शामिल होने के स्थान के लिए सांगवान जी, सांगवान इंग और यहाँ तक कि सांगवान हुइयू भी कम परवाह नहीं कर सकते थे। जैसा कि सांगवान जी द्वारा पहले उल्लेख किया गया था, जब तक कोई मणिकुंभ संप्रदाय में शामिल हो सकता था, इस विशाल इकाई के इमेंस संसाधनों के साथ क्या साधना नींव को ठीक नहीं करने का अभी भी डर होगा।
इसके अलावा सांगवान हुइयू ने सफलतापूर्वक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय कर दिया था। अगर वह मणिकुंभ संप्रदाय में प्रवेश करता था तो उसे बेहद मूल्यवान होने की संभावना थी, क्योंकि हर कोई पूर्वज नाड़ी जैसी किसी चीज का मालिक नहीं हो सकता था, यहाँ तक कि मणिकुंभ संप्रदाय जैसे एक शक्तिशाली संप्रदाय में भी ये दुर्लभ है। बूम! अखाड़ा पर प्रारंभिक दर्दनाक चीख के बाद सांगवान हुइयू आखिरकार इसे दबाने में कामयाब रहा और कुछ और सांसों के बाद उसकी नाड़ी ऊर्जा साधना एक बार फिर से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। शुरू में सांगवान हुइयू ने पूर्वज नाड़ी की शक्ति का उपयोग करके नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम तक अपनी नाड़ी ऊर्जा साधना को बढ़ाया था। हालांकि इस वृद्धि ने स्पष्ट रूप से उसे सीधे नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के शुरुआती चरण तक पहुंचा दिया। युवान शर्मा ने अभी अभी पूछा था कि क्या वह अमृत सांगवान हुइयू को नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र में तोड़ने की अनुमति दे सकता है, और अब ये साबित हो गया था कि रक्तक्षरण गोली लेने के लिए भुगतान की गई गंभीर कीमत वास्तव में इसके लायक थी, क्योंकि इसने वास्तव में सांगवान हुइयू को नाड़ी एकत्रीकरण के सच्चे क्षेत्रों में लाया था। सांगवान हुइयू से निकलने वाले बेहद जंगली ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए युवान शर्मा का अभिव्यक्ति आखिरकार थोड़ा और अधिक गंभीर हो गया। उसके और सांगवान हुइयू के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई थी। ये केवल नाड़ी ऊर्जा शक्ति के देर से चरण और नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण के बीच एक असमानता नहीं थी, बल्कि नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र ने साधना के एक और स्तर का प्रतिनिधित्व किया। सच्ची पूर्वज नाड़ी शक्ति। युवान शर्मा, मैंने जो कीमत चुकाई है उसकी भरपाई तुम्हारे द्वारा की जाएगी। नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र में तोड़ने के बाद सांगवान हुइयू का चेहरा रक्त वाहिकाओं से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसके दांत भी चमकीले लाल खून के स्पर्श से दागदार थे। उसकी नज़र भयंकर थी क्योंकि उसने युवान शर्मा को ध्यान से देखा, शब्द उसके दांतों के बीच से निचोड़ते हुए लग रहे थे। इस बार सांगवान हुइयू ने जो कीमत चुकाई थी वह वास्तव में छोटी नहीं थी, लेकिन ऐसी एक कीमत ने भी उसे इमेंस रिटर्न्स दिए। अपने पूर्वजों की तरह उसे विश्वास था कि जब तक वह युवान शर्मा को हरा सकता था और मणिकुंभ संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था, संप्रदाय के उच्च स्तरीय नाड़ी परिष्करण मास्टर्स की तकनीकों के साथ उसे निश्चित रूप से उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाएगा। इस क्षण में सांगवान हुइयू की आंखों में केवल युवान शर्मा था। वह ठीक ठीक जानता था कि किसने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया था, और अब जब वह शुरुआती नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र तक पहुंच गया था तो निश्चित रूप से अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। चाहे वह सांगवान हुइयू खुद था, या सांगवान जी और सांगवान इंग, या यहाँ तक कि सांगवान परिवार के वे निम्न रैंक वाले सदस्य, इस क्षण में किसी को भी विश्वास नहीं था कि सांगवान परिवार का ये युवा मास्टर हार सकता है। अगर पहले युवान शर्मा अपनी चैनल परिचय क्षेत्र मध्य चरण साधना के साथ नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के देर से चरण या चरम के खिलाफ भी लड़े तो एक चमत्कार था, अब ऐसा लग रहा था कि यह चमत्कार भी होने की संभावना नहीं थी। युवान शर्मा का प्रदर्शन कितना भी डिफाइंग क्यों न हो, ये कितना भी आई कैचिंग क्यों न हो, ताकत में इतनी विशाल असमानता के तहत एक सीमा थी। अगर वास्तव में ऐसे स्तरों और रैंकों में लड़ना संभव था तो वे परिश्रम से नाड़ी ऊर्जा की साधना क्यों करेंगे। महान रैंकों के बीच की खाई को इतनी आसानी से नहीं भरा जा सकता था। ये युवान शर्मा के चेहरे पर थोड़ा गंभीर अभिव्यक्ति से देखा जा सकता था। सभी जानते थे कि सांगवान हुइयू से अगली हड़ताल में ये युवा लड़का जिसने अभी अभी सांगवान परिवार में एक नाम बनाया था, वह अपने दुखद अंत से मिलेगा। चूंकि उसने रक्तक्षरण गोली ली थी, सांगवान हुइयू अमृत द्वारा उसके बहुत अधिक खून को मिटाने से बचने के लिए निश्चित रूप से एक त्वरित निर्णय करेगा। इन परिस्थितियों में वह 300 राउंड के लिए युवान शर्मा को एक लंबे समय तक लड़ाई में शामिल नहीं करेगा। काली सोने की हथेली। वास्तव में सांगवान हुइयू का पहला कदम निम्न स्तरीय आत्मा श्रेणी नाड़ी तकनीक काली सोने की हथेली था। इस क्षण में इस दुर्जय नाड़ी तकनीक की शक्ति, जब उसने इसे उजागर किया तो पहले की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक थी। वास्तव में ये केवल वे साधक थे जो नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र तक पहुंच गए थे, जो काली सोने की हथेली को मामूली पूर्णता तक परिष्कृत कर सकते थे। इस क्षण में सांगवान हुइयू ने स्पष्ट रूप से इसे हासिल कर लिया था, और इस प्रकार इस नाड़ी तकनीक की शक्ति अपनी ताकत से दोगुनी से अधिक हो गई। काले सोने के रंग में बदल गए हाथों के साथ सांगवान हुइयू का चेहरा भयंकर हत्यारे इरादे से भरा हुआ था। इस लड़के जिसने उसे ऐसी स्थिति में चला दिया था, उसे आज जिंदा अंगूठी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करना होगा। इस समय सांगवान हुइयू से निकलने वाली भारी आभा को महसूस करते हुए युवान शर्मा के पास विकल्प खत्म हो गए थे। मूल रूप से अपने तुरुप के पत्ते को छिपाए रखना चाहते थे। वह जानता था कि अगर उसने अब अपना सब कुछ नहीं दिया तो वह अगला घायल होने वाला हो सकता है। जैसा कि सांगवान जी और अन्य लोगों ने सोचा था, युवान शर्मा द्वारा पहले प्रदर्शित चालाक चाल या दुर्जय नाड़ी तकनीकों को सभी को नाड़ी ऊर्जा के समर्थन की आवश्यकता थी। जब ऐसी एक असमानता अपनी सीमा तक पहुंच गई तो सभी रणनीति व्यर्थ हो जाएगी। सांगवान हुइयू को करीब आते देखकर युवान शर्मा ने जल्दी से अपना मन बना लिया, अब और हिचकिचा नहीं रहा था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और फिर प्राचीन अजगर टैमिंग तकनीक संचालित होने लगी और एक असामान्य उतार चढ़ाव ने उसे पहले ही घेर लिया था। बूम!
बस एक पल में युवान शर्मा की नाड़ी ऊर्जा साधना नाड़ी प्रवेश क्षेत्र मध्य चरण से सीधे देर से चरण तक टूट गई थी। ये दृश्य सांगवान परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में पूरी तरह से अविश्वसनीय था। सांगवान परिवार के इन सदस्यों की तुलना में सांगवान ली और युवान वेई, जो लंबे समय से युवान शर्मा के विवरण को जानते थे, उनकी आंखें इस क्षण उत्साह से भरी हुई थीं। वे जानते थे कि युवान शर्मा आखिरकार अपनी सारी ताकत प्रकट करने वाला था। इससे पहले सांगवान हुईयू की तकनीकें असंख्य थीं, यहाँ तक कि शुरुआती नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र में भी टूट गई थी। सच्चाई में सांगवान ली और युवान वेई बहुत चिंतित नहीं थे, क्योंकि जबकि सांगवान परिवार के इस युवा मास्टर के पास तकनीकें थीं, युवान शर्मा के पास अभी भी कार्ड थे, और अब जब उसने उन्हें खेला था तो यह अभी भी अनिश्चित था कि जीत किसके हाथों में खत्म होगी। लेकिन जबकि सांगवान ली और उसकी बेटी ने उत्तरी सीटों में यहाँ उत्साहित महसूस किया, सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी, उसके बगल में उच्च स्तरीय नाड़ी परिष्करण मास्टर यान चेंग के साथ युवान शर्मा की कलाई और उसके हाथ के पीछे से रक्त लाल रोशनी की एक चमक देखकर बिल्लियों की तरह अपनी सीटों से ऊपर कूद गए, जिनकी पूंछ पर कदम रखा गया था। वह है। सांगवान जी ने युवान शर्मा के फैले हुए दाहिने हाथ को ध्यान से देखा, या अधिक विशेष रूप से उसके हाथ के पीछे रक्त लाल रंग की एक बेहद स्पष्ट ठीक रेखा पर। उसने पहले ही अपने दिल में एक संभावना का अनुमान लगाया, लेकिन यह एक संभावना थी जिसे वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। अच्छा लड़का, वास्तव में ये पूर्वज नाड़ी है। हालांकि सांगवान जी अपने दिल में उस तथ्य पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बगल में यानचेंग, उसके पास इतने सारे विचार नहीं थे और सांगवान जी की तुलना में कई गुना अधिक आत्माशक्ति का मालिक था। एक सावधान सेंसिंग के बाद तुरंत पुष्टि में चिल्लाया, क्या असंभव? ये बच्चा युवान शर्मा संभवतः पूर्वज नाड़ी का मालिक नहीं हो सकता। यानचेंग के शब्दों ने सांगवान इंग की अभिव्यक्ति में एक विशाल परिवर्तन को ट्रिगर किया और उसकी उग्र गर्जना तीव्र अनिच्छा से भरी हुई थी। यह असंभव है का दावा करने के बावजूद गहराई से वह पहले से ही 90% आश्वस्त था। सांगवान इंग के विचार में सांगवान हुईयू उसका अपना पोता था, जिसमें सांगवान परिवार का सबसे शुद्ध खून बह रहा था। ऐसी एक प्रतिभा के लिए पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करना केवल स्वाभाविक था। लेकिन युवान शर्मा क्या था? वह पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करने के योग्य कैसे हो सकता था? एक कमीने बच्चा जिसका पिता अज्ञात था। उसकी प्रतिभा सांगवान हुईयू की तुलना में कैसे संभवतः पार कर सकती थी? ये सांगवान इंग के दिल में अन्याय की गहरी भावना थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। युवान शर्मा में रक्त लाल पूर्वज नाड़ी क्लियर हो रही थी और उसके चारों ओर की आभा तेजी से विचित्र थी, जो पूर्वज नाड़ी के सक्रियण का संकेत दे रही थी। अगर यह पूर्वज नाड़ी नहीं थी तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए किसी भी गुप्त तकनीकों का उपयोग किए बिना, नहीं रक्त क्षरण गोली जैसे दबंग अमृत का सेवन किए बिना, युवान शर्मा अचानक नाड़ी प्रवेश क्षेत्र मध्य चरण से देर से चरण तक क्यों टूट जाएगा? सांगवान इंग से चिल्लाहट निंदनीय थी, और न केवल उसके बगल में सांगवान परिवार के शक्तिशाली सदस्यों के लिए बल्कि अखाड़ा के तहत युवा प्रतिभाओं और परिवार के सदस्यों के लिए भी श्रव्य थी। इस क्षण में सफ़ेद में एक आकृति हिंसक रूप से कांप गई, क्योंकि युवान ली के दिल की गहराई से तीव्र ईर्ष्या बढ़ गई, जिसे दूर करना असंभव था। क्यों? उसका भाग्य इतना अच्छा क्यों है और मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है? युवान ली के दिल में गहरी अनिच्छा ने एक आंतरिक गर्जना का नेतृत्व किया, शायद इसलिए कि वह युवान शर्मा के साथ पली बड़ी थी और केवल आज ही पता चला कि इस हमेशा डरपोक लड़के का ऐसा एक अज्ञात पक्ष था। वास्तव में युवान ली के दिल में एक पेक्यूलियर भावना का गठन हुआ। अगर उसे पहले युवान शर्मा की उच्च प्रतिभा और पूर्वज नाड़ी के सक्रियण के बारे में पता होता तो वह विश्वासघात क्यों चुनती? महिलाओं में ईर्ष्या पागलपन हो सकती है, और युवान ली के दिल में भावनाओं के मिश्रण ने युवान शर्मा और उसके परिवार के लिए उसकी नफरत को और भी अधिक तीव्र बना दिया। अखाड़ा पर सांगवान हुईयू, जो युवान शर्मा पर हिंसक रूप से हमला कर रहा था, ने भी बाद वाले की नाड़ी ऊर्जा में उछाल को महसूस किया और अपने दादा की जोरदार चिल्लाहट सुनी। खासकर जब उसने युवान शर्मा के हाथ के पीछे रक्त लाल पतली रेखा को देखा, जो उसकी मध्य उंगली की उंगलियों से कलाई तक फैली हुई थी और गायब हो गई थी, तो सांगवान हुईयू ने अपने दादा से कम दुखी महसूस नहीं किया। सांगवान हुईयू द्वारा सक्रिय पूर्वज नाड़ी केवल 3 इंच लंबी थी, एकमात्र नश्वर श्रेणी पूर्वज नाड़ी, शायद नश्वर श्रेणी मध्य स्तर तक भी नहीं पहुंच रही थी। वास्तव में ये पूर्वज नाड़ियों के बीच सबसे निचला स्तर था। लेकिन युवान शर्मा में पूर्वज नाड़ी शुरुआत से दिखाई दे रही थी, लेकिन अंत नहीं। सांगवान हुईयू के दिल में तीव्र ईर्ष्या और ईर्ष्या को स्टोरिंग किया। वह सांगवान परिवार में सबसे शानदार प्रतिभा था, तो ऐसी एक पूर्वज नाड़ी उस पर क्यों नहीं बल्कि एक घृणित कमीने पर दिखाई दी? भले ही तुमने पूर्वज नाड़ी को सक्रिय कर दिया हो, तुम फिर भी मर जाओगे। सांगवान हुईयू के भयंकर चेहरे ने एक भयंकर गर्जना छोड़ी। अगले ही पल उसकी बाईं और दाहिनी काली सोने की हथेलियां युवान शर्मा के सीने से सिर्फ एक पैर दूर थीं। जैसा कि सांगवान हुईयू ने गर्जना की, अगर युवान शर्मा ने वास्तव में इन 2 काली सोने की हथेलियों को लिया, भले ही उसने नाड़ी प्रवेश क्षेत्र देर से चरण तक तोड़ दिया था, तो वह निश्चित रूप से इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा, उनके बीच अभी भी मौजूद उद्देश्य अंतर को देखते हुए।
लेकिन युवान शर्मा के तरीके इससे सीमित नहीं थे। सांगवान हुइयू के शब्दों को सुनकर वह एक ठंडी स्नेह को बाहर करने में मदद नहीं कर सका और रिटॉर्टेड, चूंकि ऐसा है तो मुझे तुम्हें एक वास्तविक पूर्वज नाड़ी की सच्ची शक्ति दिखाने दो। पार्थिव बादल युद्ध भगवान के रूप में युवान शर्मा के पिछले जीवन के ज्ञान और दृष्टि के साथ सांगवान हुइयू की 3 इंच लंबी निम्न स्तरीय नश्वर श्रेणी पूर्वज नाड़ी को एक वास्तविक पूर्वज नाड़ी भी नहीं माना जा सकता था। फिर भी सांगवान हुइयू और सांगवान परिवार के उन लोगों ने इसे एक अद्वितीय खजाने की तरह फ्लॉन्टेड किया। जैसे ही युवान शर्मा ने बात खत्म की, प्राचीन अजगर टैमिंग तकनीक नाटकीय रूप से तेज हो गई, जिसमें अनगिनत नाड़ी ऊर्जा उसके दाहिने हाथ में पूर्वज नाड़ी में डाल रही थी। उसी समय उसके दाहिने हाथ की हथेली में रक्त लाल क्रेसेंट मार्क चमकीला चमक गया। एक हवा की तरह स्वीपिंग एक गर्मी का सांगवान हुइयू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका एकमात्र विचार इस कंटेम्प्टेबल चींटी को भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए खत्म करना था। लेकिन अगले पल, जैसे ही सांगवान हुइयू की बाईं हथेली लगभग युवान शर्मा के सीने में कट गई, उसने अपनी हथेली में एक असामान्य गर्मी महसूस की और फिर उसने अपनी बाईं हाथ के केंद्र में एक पतली उंगली को सही रूप से इंगित करते देखा, इस जलती हुई गर्मी का स्रोत। दुर्भाग्य से सांगवान हुइयू के पास और सोचने का समय नहीं था। जैसे ही युवान शर्मा की दाहिनी मध्य उंगली की पूर्वज नाड़ी से शक्तिशाली अग्नि विशेषता फट गई, जो अभी अभी एक गर्म सनसनी थी, उसकी बाईं हथेली को रक्त लाल लपटों के एक ब्लेज में बदल दिया। पूरा बायां हाथ रक्त लाल लपटों में लिपटा हुआ था और युवान शर्मा की पूर्वज नाड़ी से इस लौ में एक बेहद मजबूत एडहीसिवनेस था, जिससे सांगवान हुइयू के लिए इसे हिलाना असंभव हो गया। अत्याचारपूर्ण दर्द ने सांगवान हुइयू को एक भयावह चीख को बाहर निकालने दिया, जो पहले रक्त क्षरण गोली लेने की तुलना में और भी अधिक दर्दनाक लग रहा था। नाड़ी अग्नि की शक्ति। सांगवान परिवार के सभी सदस्य, जिनमें उत्तर दिशा में बैठे सांगवान जी और सांगवान इंग जैसे लोग भी शामिल थे, देख रहे थे कि कैसे सांगवान हुइयू लगातार अपने बाएं हाथ को हिला रहा था, जबकि एक खूंसी लाल लौ उसके दाहिने हाथ की हरकतों के बीच ऊपर नीचे नाच रही थी। यह एक झिलमिलाती अग्नि आत्मा जैसी लग रही थी, जो बहुत अजीब और डरावनी थी। इस दृश्य को देखकर युवान शर्मा भी कुछ चिंतित था, क्योंकि उसने इस परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसने ये भी नहीं सोचा था कि इंसानी चमड़ी के संपर्क में आते ही यह खूंसी लाल लौ इतनी शक्तिशाली हो जाएगी। जब से युवान शर्मा ने नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी पहली पूर्वज नाड़ी को जगाया था, उसने कभी भी इस नाड़ी की शक्ति का उपयोग किसी शत्रु से लड़ने के लिए नहीं किया था। अधिक से अधिक उसने एक नाड़ी अश्विन गोली बनाने के लिए नाड़ी अग्नि का उपयोग किया था। रसायन बनाने की प्रक्रिया के दौरान युवान शर्मा ने महसूस किया था कि पूर्वज नाड़ी की यह लौ असाधारण थी, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि इसकी असाधारणता इतनी अधिक हो सकती है। रक्त क्षरण गोली का सेवन करने के बाद सांगवान हुइयू ने जबरदस्ती नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, फिर भी वह पूर्वज नाड़ी अग्नि के झुलसने वाले जलन का सामना नहीं कर पाया। खून सी लाल पूर्वज नाड़ी अग्नि का पूरा विवरण युवान शर्मा को भी साफ साफ पता नहीं था, लेकिन इसकी शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। बस एक पल में सांगवान हुइयू की बाईं हथेली का मांस जल गया और यहाँ तक कि अंदर की सफ़ेद हड्डियां भी इस भयानक लौ के कारण धीरे धीरे काली हो गईं। इसी समय उत्तरी सीटों के सामने यानचेंग, जो एक नश्वर श्रेणी का उन्नत नाड़ी परिष्करण गुरु था, आखिरकार अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और धीरे से बोला, ऐसी एक अद्भुत नाड़ी अग्नि, अगर कोई इससे नाड़ी परिष्करण गुरु बन जाए तो उसका भविष्य सच में असीमित होगा। नाड़ी अग्नि, नाड़ी परिष्करण गुरु। इन दो महत्वपूर्ण शब्दों को सुनकर सांगवान जी और सांगवान इंग ने एक दूसरे को देखा और अचानक उन्हें वे शब्द याद आए जो युवान शर्मा ने उस दिन वाणिज्य चिकित्सा मंडप में कहे थे, और वह अमृत जेड बोतल उनके दिमाग में घूम रही थी। मणिकुंभ संप्रदाय के बड़े व्यक्ति फूडू की उपस्थिति के कारण वे जल्दबाजी में वाणिज्य चिकित्सा मंडप गए थे और देरी करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत फूडू से मिलने के बजाय उन्होंने युवान शर्मा को रसायन कक्ष से बाहर आते देखा। क्योंकि युवान शर्मा ने पहले ही उन्हें अपमानित किया था, सांगवान इंग ने तुरंत युवान शर्मा पर परिवार के अमृत चुराने का आरोप लगाया, लेकिन सांगवान ली ने उसे रहस्यमय तरीके से रोक दिया। उस समय ऐसा लगा था जैसे उन्होंने युवान शर्मा को यह दावा करते हुए सुना था कि नाड़ी अश्विन गोली उसने खुद बनाई थी। दुर्भाग्य से उस समय किसी ने युवान शर्मा की बातों पर यकीन नहीं किया। आखिर एक नाड़ी परिष्करण गुरु बनने के लिए किसी को कम से कम एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करना चाहिए, और इसके अलावा ये नाड़ी अग्नि विशेषता की होनी चाहिए। हालांकि अब जैसा कि सांगवान जी और सांगवान इंग ने उस अद्भुत लाल लौ को देखा, उन्हें अचानक एहसास हुआ ये संभव था कि नाड़ी अश्विन गोली वास्तव में युवान शर्मा ने खुद बनाई थी और इस मामूली व्यक्ति ने उन्हें धोखा नहीं दिया था। इस पल में सांगवान जी और सांगवान इंग ने खुद को मूर्ख महसूस किया। अगर उन्हें पहले युवान शर्मा की पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करने और उसकी अग्नि की भयानक प्रकृति के बारे में पता होता तो उनकी प्रतिक्रिया इतनी सामान्य नहीं होती। वास्तव में उनकी योजना पहले से ही बहुत अच्छी थी। सांगवान हुइयू यानचेंग की मदद से नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया था और यहाँ तक कि एक पूर्वज नाड़ी को भी सक्रिय कर दिया था,
जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने यहाँ तक कि एक रक्तक्षरण गोली भी तैयार की थी जिसकी शायद उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे सुधारों के साथ शायद एक असली शुरुआती चरण नाड़ी एकत्रीकरण साधक को भी आसानी से संभाला जा सकता था, है ना? लेकिन ऐसा हुआ कि उनका सामना एक अपरंपरागत युवान शर्मा से हो गया, और परिवार के इस पहले के अनदेखे युवा ने वास्तव में इतने अजीब और क्रूर तरीके से काम किया, यहाँ तक कि सांगवान हुयू को भी हरा दिया, जिसने रक्तक्षरण गोली का सेवन करने के बाद शुरुआती नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। हालांकि जैसे ही सांगवान जी और सांगवान इन विचारों में डूब गए, उनके पीछे से एक दूर की आवाज आए, अरे मैं कहता हूँ अगर तुम अब काम नहीं करते तो उस युवा सांगवान हुयू का हाथ और शायद उसकी जान भी बच नहीं पाएगी। ऐसा लगता है कि यान चेंग में सच में एक अद्भुत दूरदृष्टि थी। सांगवान हुयू की बाईं हथेली को दूर से राख में बदलते देखकर यहाँ तक कि हड्डियां भी पिघलने लगी थीं, उसे तुरंत एहसास हुआ कि युवान शर्मा की खूनसी लाल पूर्वज नाड़ी अग्नि बिल्कुल ही असाधारण थी। जैसा कि यान चेंग ने कहा, अगर सांगवान परिवार के इन शक्तिशाली सदस्यों ने मदद करने के लिए कदम नहीं उठाया तो न केवल सांगवान हुयू का बायां हाथ चला जाएगा बल्कि उसका शरीर भी भयानक लपटों में गायब हो सकता है। यान चेंग की याद दिलाने पर सांगवान इंग आखिरकार होश में आया और कुछ ही सांसों में वह बीच के अखाड़े पर पहुंच गया। हालांकि अपने प्यारे पोते के जले हुए दाहिने हाथ को अभी भी खून सी लाल लपटों में लिपटा हुआ देखकर उसका दिल बहुत दुखी हुआ। दादा बचाओ, मुझे बचाओ। इस समय सांगवान हुयू का बायां हाथ और कोहनी लगभग जल गए थे, वह बहुत दर्द में था, उसकी सांसें बहुत कमजोर हो रही थीं। अपने दादा को देखकर उसने इस जीवन रेखा को पकड़ा, सांस लेते हुए मदद के लिए विनती की। हालांकि इतनी करीबी दूरी पर खून सी लाल लपटों को महसूस करते हुए यहाँ तक कि सांगवान इंग, जो एक चरम नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र साधक था, भी चुपके से चिंतित और थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा, क्योंकि वह भी यकीन नहीं था कि वह ऐसी लपटों के बीच सुरक्षित रह पाएगा। खून सी लाल लपटों के बारे में बिना समझे सांगवान इंग ने अपनी शरीर को लपटों के संपर्क में आने देने की हिम्मत नहीं की। वह सांगवान हुयू की तरह नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वे लपटें सच में बहुत अजीब और अप्रत्याशित थीं। चूंकि उसने खून सी लाल लपटों को छूने की हिम्मत नहीं की, सांगवान इंग का अखाड़े पर आना कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि सांगवान परिवार की मुख्य शाखा का मुखिया होने के नाते उसका स्वभाव बहुत क्रूर था। आगे की देरी को देखते हुए सांगवान हुयू का पूरा बायां हाथ खो जाएगा और यहाँ तक कि उसकी जान भी खतरे में थी। सांगवान इंग की आंखों में एक भयानक चमक आई, क्योंकि उसने सख्ती से चिल्लाया, हुयू इसे सहन करो। क्रैक की आवाज के साथ ठंडी रोशनी की एक झलक आए और देखने वालों को पता भी नहीं चला, सांगवान इंग ने अपनी कमर से एक चमकदार छोटा खंजर निकाला था। जैसे ही उसकी तेज आवाज रुकी, तेज खंजर तुरंत बाहर आया, एक हल्की आवाज निकालते हुए। सभी अखाड़े पर दृश्य को खाली आंखों से देख रहे थे, अभी भी होश में नहीं आ पा रहे थे। सांगवान इंग के खंजर के झटके से सांगवान हुयू का बायां हाथ कोहनी से कट गया और एक पल में राख में बदल गया। यहाँ तक कि युवान शर्मा ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि सांगवान इंग इतना निर्णायक होगा, इसलिए उसे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि अगर थोड़ी देर और देरी होती तो सांगवान हुयू का पूरा बायां हाथ जमीन पर कटे हुए हिस्से की तरह राख में बदल गया होता। सांगवान परिवार की इस प्रतिभा के लिए, जो लगातार उसे मारना चाहता था, युवान शर्मा ने कभी कोई दया नहीं की। शायद पुराना वह अलग सोचता, लेकिन आत्मा सम्लन में पार्थिव युद्ध देव के पुनर्जन्म के बाद वह एक क्रूर और निर्णायक व्यक्ति बन गया था। एक चीख आखिरकार सांगवान हुयू के मुंह से निकली, जो सांगवान परिवार के विशाल अखाड़ा हॉल में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। इस समय सभी जानते थे कि मणिकुंभ संप्रदाय के बाहरी शिष्य के स्थान के लिए लड़ाई में सांगवान हुयू हार गया था। अपनी पूर्वज नाड़ी को जगाने और नाड़ी ऊर्जा साधना को बढ़ाने के लिए रक्तक्षरण गोली लेने के बावजूद वह युवान शर्मा से एक ही चाल में हार गया था। सांगवान हुयू की तीखी चीखों को सुनकर और उस सादे कपड़े पहने युवा को देखकर जिसने अपनी नाड़ी अग्नि वापस ले ली थी और अखाड़े पर शांति से खड़ा था, सभी ने इस युवा के लिए श्रद्धा की भावना महसूस की, जिसका नाम वे मुश्किल से याद कर पा रहे थे। सांगवान ली और युवान वेई, माँ और बेटी, ने सबसे अधिक उत्साह और जटिलता महसूस की। उनका मानना था कि आज की लड़ाई के बाद सांगवान परिवार में युवान शर्मा का दर्जा निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा और वह अब वह छोटा युवा नहीं होगा जिसे सभी धमकाने की हिम्मत करते थे। दूसरी ओर युवान ली की आंखों में एक अलग, अधिक तीव्र अभिव्यक्ति थी। भोली माँ बेटी जोड़ी के विपरीत वह सांगवान परिवार में सत्ता में बैठे लोगों के स्वभाव के बारे में अधिक जानता था। उसके पास यह मानने का पूरा कारण था कि आज की अखाड़े की लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। दादा, उसे मार दो, युवान शर्मा को मार दो। कटे हुए हाथ के अत्यधिक दर्द से सांगवान हुयू के चेहरे से लगभग खून निकल आया। अगले ही पल जब उसकी आंखों ने उस शांत युवा की एक झलक देखी तो विषैले आक्रोश ने उसके दर्द पर काबू पा लिया और उससे एक गर्जनापूर्ण आवाज निकली, जिससे सांगवान ली और उसकी बेटी चौंक गईं। सांगवान हुयू की गर्जना को सुनकर सांगवान इंग ने एक ठंडी सिहरन महसूस की और जमीन पर राख से अपनी नज़र युवान शर्मा की ओर कर दी, जिसके चारों ओर एक हल्का खतरनाक आभा मंडरा रहा था।
युवान शर्मा, ये सिर्फ एक अखाड़ा द्वंद्व था, तुमने इतनी क्रूरता से क्यों काम किया? इस समय भले ही सांगवान इंग अंदर से गुस्से में था, उसका स्वर असामान्य रूप से शांत हो गया। इन शब्दों ने अचानक पूरे अखाड़ा हॉल को शांत कर दिया। बहुत क्रूर, क्या आपने अभी सांगवान हुईयू की मुझ पर वार नहीं देखा? वे जानलेवा दुष्ट चालें थीं, आपने उसे क्यों नहीं रोका? युवान शर्मा के दिमाग में एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई और उसके लगातार सवालों ने पिछली लड़ाई की सच्ची प्रकृति को उजागर कर दिया। वास्तव में जैसे ही युवान शर्मा ने अखाड़े पर कदम रखा, वह शांत रहा, जबकि यह सांगवान हुईयू था जो लगातार लड़ने के लिए चिल्ला रहा था। उसने जिन नाड़ी तकनीकों का उपयोग किया, वे सभी युवान शर्मा के महत्वपूर्ण अंगों पर लक्षित थीं। अगर यह नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एक असली साधक होता, तो वह सांगवान हुईयू के भयंकर हमले के तहत गंभीर रूप से घायल या यहाँ तक कि मारा गया होता। बहाने मत बनाओ, वर्तमान स्थिति यह है कि हुईयू ने एक हाथ खो दिया है। सांगवान परिवार के नियम तुम जैसे एक क्रूर व्यक्ति को सजा से बचने की अनुमति नहीं देते हैं। ये तय करके कि उसने अपना मन बना लिया था, सांगवान इंग ने परिवार के नियमों का हवाला दिया, जिससे सांगवान परिवार के कई सदस्य सोचने लगे। दरअसल सांगवान परिवार के ये सदस्य अच्छी तरह जानते थे कि युवान शर्मा के साथ सांगवान इंग का झगड़ा केवल इसलिए नहीं था कि वह बहुत क्रूर था। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई थीं और हमेशा बिना सुलझे खत्म होती थीं। गहरा कारण ये था कि सांगवान हुईयू सांगवान परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे आगे की प्रतिभा और सांगवान इंग का सबसे कीमती पोता था। अब जब उसने एक हाथ खो दिया और विकलांग हो गया, तो उसकी भविष्य की साधना की नींव शायद नष्ट हो गई थी। अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ युवान शर्मा ने सांगवान इंग को घूर कर देखा, जो एक शक्तिशाली आभा फैला रहा था। अचानक उसे लगा कि सांगवान हुईयू को हराने के बाद भी वह मणिकुंभ संप्रदाय के बाहरी शिष्य का स्थान सुरक्षित नहीं कर पाएगा, और यहाँ तक कि उसकी अपनी जान भी गंभीर खतरे में आ सकती है। मेरी 3 चालें लो। बड़े चाचा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या ये सांगवान परिवार का अखाड़ा हॉल है? युवान शर्मा ने शांत होकर बात की। इस समय वह सांगवान परिवार से पूरी तरह से संबंध तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सम्मानपूर्वक उसे बड़े चाचा कहकर संबोधित किया, लेकिन उसके सवाल ने सांगवान इंग की आंखें तेज कर दीं। ये देखकर कि सांगवान इंग ने जवाब नहीं दिया, युवान शर्मा ने खुद ही जोर से बोला, चूंकि यह अखाड़ा हॉल है, अगर हम अभी भी हल्के स्पर्श पर रुकने के नियम से जिद्दी हैं, तो हमारी असली ताकत का कितना प्रदर्शन हो पाएगा? ये सुनकर मंच के नीचे से सांगवान ली और युवान वेई दोनों ने बार बार सिर हिलाया। दरअसल सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल में हल्के स्पर्श पर रुकने का ऐसा कोई बेतुका नियम कभी नहीं था। एक बार मंच पर यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती थी। बेशक सांगवान परिवार के सामान्य सदस्यों के बीच जीत के बाद दया दिखाई जा सकती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते हैं, तो ऐसे विचार रखने से केवल मौत के रास्ते पर चला जा सकता है। इसके अलावा युवान शर्मा ने कहा और सांगवान हुईयू की ओर इशारा करते हुए एक रिजेंटफुल चेहरे के साथ धीरे से हंसा, चचेरे भाई हुईयू के साथ मेरी लड़ाई की शुरुआत में हम जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना लड़ने के लिए सहमत हुए थे। क्या ये मायने नहीं रखता? युवान शर्मा द्वारा अभी अभी अपना बायां हाथ जलाए जाने और अब इस युवा द्वारा इशारा किया और मजाक उड़ाया जा रहा था। सांगवान हुईयू का सीना गुस्से से फटने वाला था, लेकिन युवान शर्मा ने जो कहा वह सच था। जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना वाक्यांश अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। स्नॉट, जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना, वह तुमने कहा था। हुईयू सहमत नहीं था। तुम्हारा हमला इतना क्रूर था, तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। कौन जानता था कि आंखों के एक मोड़ के साथ, सांगवान इंग ने कहा और सांगवान हुईयू की आंखें तुरंत चमक उठीं। इन शब्दों ने युवान शर्मा को एक पल के लिए हक्का बक्का कर दिया, उसका चेहरा आखिरकार काला हो गया। सांगवान परिवार का ये बूढ़ा आदमी सच में बेशर्मी की हद तक पहुंच गया था। हालांकि उसने उन 4 शब्दों को कहा, ये वास्तव में सांगवान हुईयू के उकसाने पर था, उसने बस उसकी ओर से बात की थी। सांगवान इंग इस बात का फायदा उठा रहा था ताकि युवान शर्मा पर क्रूरता और कठोरता का आरोप लगा सके, ताकि वह युवान शर्मा के खिलाफ न्यायसंगत रूप से कदम उठा सके। हा, सांगवान इंग को एक चंचल नज़र के साथ उसकी ओर देखते हुए युवान शर्मा गुस्से में हंसा, जोर से चिल्लाया, बूढ़े आदमी, अगर तुम कदम उठाना चाहते हो तो सीधे कहो। मैं देखता हूं कि सांगवान परिवार बुलीज और अपने लोगों को बचाने वालों से भरा हुआ है, ऐसे कबीले में रहने लायक नहीं है। युवान शर्मा, तुमने ये खुद कहा, इसका पछतावा मत करना। सांगवान इंग की आंखों में एक चालाक मुस्कान आई, क्योंकि उसने तुरंत अपने तर्क को स्थापित कर दिया। अभी अभी के शब्द सांगवान इंग द्वारा युवान शर्मा को होश खोने के लिए उकसाने के लिए थे, ताकि उसे कार्य करने का आधार मिल सके। उसे विश्वास था कि सांगवान परिवार में कोई भी सांगवान ली और उसकी बेटी को छोड़कर युवान शर्मा के लिए खड़ा नहीं होगा। युवान शर्मा बूढ़े आदमी के इरादों को अच्छी तरह जानता था, लेकिन ऐसी स्थिति में उसके पास सांगवान इंग के खराब प्रदर्शन को ठंडे ढंग से देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चलो ऐसा करते हैं, युवान शर्मा, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया।
अगर तुम मुझसे 3 चालों का सामना कर सकते हो तो आज की लड़ाई तुम्हारी जीत मानी जाएगी, कैसा रहेगा? आसपास के कबीले सदस्यों की थोड़ी असामान्य नज़रों को महसूस करते हुए सांगवान इंग का पुराना चेहरा शर्मिंदा हो गया और उसने फिर से बात की। सांगवान इंग के शब्दों को सुनकर सांगवान परिवार के कई कबीले सदस्य मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं कहा। वास्तव में उनका मानना था कि एक बार जब सांगवान इंग ने कदम उठाया, चाहे वह 1 चाल, 3 चाल या अधिक हो, युवान शर्मा तुरंत हार जाएगा। साधना के रास्ते में उच्च और मजबूत पद वाले हावी होते हैं। युवान शर्मा एक ही चाल में पूर्वज नाड़ी की शक्ति के साथ सांगवान हुयू के बाएं हाथ को जला सकता था, जो सच में भयंकर और अजीब था। लेकिन अगर वह सांगवान इनका सामना करता तो स्थिति शायद उलझ जाती। इसके अलावा सांगवान जी और अन्य की नज़रों में युवान शर्मा द्वारा सांगवान हुयू को हराना केवल थोड़ी किस्मत के कारण था, जिसने एक आसान जीत दिलाए। अगर सांगवान हुयू युवान शर्मा की पूर्वज नाड़ी को जगाने के बारे में जानता, खासकर एक अग्नि विशेषता पूर्वज नाड़ी, तो उसने निश्चित रूप से उन खून सी लाल लपटों को अपने शरीर को छूने नहीं दिया होगा और इस प्रकार इतनी बुरी तरह से हार नहीं हुई होगी। युवा प्रतिभा सांगवान हुयू की तुलना में सांगवान इंग नाड़ी ऊर्जा, साधना और युद्ध के अनुभव दोनों में कई गुना मजबूत था और युवान शर्मा के सभी विवरणों के सामने आने के साथ अब आश्चर्य का कोई तत्व नहीं था। सांगवान इंग को केवल युवान शर्मा की शक्तिशाली खून सी लाल लपटों से बचाव करना था, उन्हें अपनी त्वचा को छूने नहीं देना था और इस 3 चाल समझौते में कोई भी दुर्घटना होने की संभावना नहीं थी। 3 चालों की पेशकश करना वास्तव में सांगवान इंग द्वारा युवान शर्मा का उच्च सम्मान था। सहमत। युवान शर्मा ने एक पल के लिए भी हिचकिचाया नहीं और एक बार जब उसने बात की तो उसने कुछ सोचा और उत्तर दिशा की ओर जोर से चिल्लाया, परिवार के मुखिया सर, इस बार आपको गवाह बनना होगा। सांगवान इंग का युवान शर्मा के साथ शब्दों को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था और सांगवान हुयू को धीरे से एक तरफ धकेलने के बाद उसकी हथेलियों के बीच से निकली सांस कुछ हद तक जानी पहचानी लगी। क्या ये फिर से काली सोने की हथेली है? सांगवान इंग की हथेलियों को काले सोने के रंग में बदलते देखकर युवान शर्मा का चेहरा कुछ अजीब हो गया, क्योंकि यह तीसरी बार था जब उसने अखाड़े में इस निम्न स्तरीय आध्यात्मिक नाड़ी तकनीक को देखा था। हालांकि काली सोने की हथेली को पिछली 2 बार सांगवान हुयू द्वारा किया गया था और दोनों का युवान शर्मा ने आसानी से मुकाबला किया था। इस बार इसे सांगवान परिवार की मुख्य शाखा के आधिकारिक मुखिया, चरम नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र साधक सांगवान इंग द्वारा किया गया था। क्या युवान शर्मा अभी भी इसे आसानी से संभाल पाएगा? जैसा कि यह पता चला, वह नहीं कर सका। सांगवान जी और अन्य का अनुमान सही था। युवान शर्मा की जीत पहले डिसेप्टिवली आसान थी। सांगवान हुयू को आश्चर्यचकित करके और बहुत शक्तिशाली पूर्वज नाड़ी अग्नि द्वारा मदद मिली, जिसकी युवान शर्मा ने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। युवान शर्मा द्वारा दिखाए गए पूर्वज नाड़ी अग्नि के शक्तिशाली प्रदर्शन के साथ ऐसी एक फीट को बिना नुकसान के दोहराना अब असंभव था। इसके अलावा सांगवान इंग दशकों तक काली सोने की हथेली में डूबा रहा था। इस निम्न स्तरीय आध्यात्मिक नाड़ी तकनीक की शक्ति उसके हाथों में कई गुना अधिक थी। धूम! सांगवान इंग की दाहिनी काली सोने की हथेली ने युवान शर्मा के पार किए गए हाथों को उसके सीने के सामने जोरदार मारा, जिससे एक तेज आवाज हुई और युवान शर्मा को कई मीटर पीछे धकेल दिया। उसका खून उग्र रूप से उछला और उसके मुंह के कोने से ताजे खून का एक निशान निकला। स्पष्ट रूप से कुछ आंतरिक चोटें लगी थीं। इस समय युवान शर्मा ने अपने पिछले जीवन से कुछ शक्तिशाली नाड़ी तकनीकों का उपयोग क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि नाड़ी ऊर्जा में इतनी बड़ी असमानता के साथ, चाहे वह कुछ भी करता, वह सांगवान इंग को चोट नहीं पहुंचा पाता, जो नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के चरम पर था। इसके अलावा एक बड़ा मौका था कि युवान शर्मा के हमले के दौरान सांगवान इंग भारी चोट पहुंचाने का अवसर ले सकता था, जिसे युवान शर्मा नहीं देखना चाहता था। इसे देखते हुए सांगवान इंग की 3 चालों का सामना करने के लिए सभी संभव तरीकों का उपयोग करना बेहतर था। हालांकि पहली चाल से ही युवान शर्मा को पहले ही आंतरिक चोटें लग चुकी थीं। क्या वह अगली 2 को सहन कर पाएगा? काफी कुशल प्रतिरोध। शक्तिशाली काली सोने की हथेली से कई मीटर पीछे धकेले जाने और मुंह से खून निकलने के बावजूद युवान शर्मा ने अपनी लड़ने की क्षमता नहीं खोई थी। सांगवान इंग ने बिना दिल से उसकी प्रशंसा की। साथ ही सांगवान इंग ने भाग्यशाली महसूस किया कि उसने चुनौती को 3 चालों तक निर्धारित किया था, न कि सिर्फ एक तक। अन्यथा उसे काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। चेहरा खोने के बारे में सोचकर सांगवान इंग के गाल दर्द से जल गए, क्योंकि नाराजगी बढ़ गई पुराने और नए झगड़ों को मिलाते हुए। वह अपनी अगली चाल में कोई दया नहीं दिखाएगा। एक शक्तिशाली नाड़ी ऊर्जा तब सांगवान इंग की दाहिनी हथेली से निकली, उसके सामने एक हल्का शेर का सिर बना रही थी। इस दृश्य ने न केवल सांगवान परिवार के सभी कबीले सदस्यों को चौंका दिया, बल्कि परिवार के मुखिया सांगवान जी के चेहरे पर भी एक खुश अभिव्यक्ति लाया। क्या ये नाड़ी ऊर्जा सम्मेलन है? बड़े भाई ने ऐसा कौशल कब प्राप्त किया? सांगवान जी के बगल में सांगवान ली ने एक अभिव्यक्ति पहनी थी, जैसे कि उसने एक भूत देखा हो, क्योंकि वह समझता था कि नाड़ी ऊर्जा सम्मेलन का वास्तव में क्या मतलब था।
क्या ये हो सकता है कि उसके बड़े भाई ने पहले ही नाड़ी अशिंग क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था? हे, ये सिर्फ नाड़ी अशिंग क्षेत्र में आधा कदम है, इस बच्चे ने सच में मुझे अंधेरे में रखा। सांगवान जी, अखाड़े के ऊपर सांगवान इंग की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए हंसने और डांटने में मदद नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि सांगवान जी भी पिता और परिवार के मुखिया के रूप में अनजान थे कि सांगवान इंग ने इस समय अपनी नाड़ी ऊर्जा को परिष्कृत करने में इतनी प्रगति की थी। नाड़ी अशिंग क्षेत्र चरण में यह आधा कदम सच्चे नाड़ी अशिंग क्षेत्र में प्रगति करने में लंबा समय नहीं ले सकता है। नाड़ी अशिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर नाड़ी ऊर्जा का बाहरी सम्मिलन था। यही कारण था कि जब सांगवान हुयू ने युवान शर्मा को ऐसा करते देखा तो वह इतना हैरान था। अखाड़े पर सांगवान इंग की नाड़ी ऊर्जा द्वारा गठित इंडिस्टिंक्ट शेर के सिर को महसूस करते हुए युवान शर्मा ने एक बढ़ती गंभीरता महसूस की। नाड़ी अशिंग क्षेत्र के कगार पर एक साधक ने चरम नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र साधक की तुलना में अधिक दबाव डाला। युवान शर्मा के लिए नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के चरम पर सांगवान इंग को संभालना पहले से ही पर्याप्त मुश्किल था। अब उसका पहले का आत्मविश्वास पूरी तरह से गायब हो गया था। बिना किसी अतिरिक्त रणनीति के वह दूसरी चाल का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्व पार्थिव युद्ध देव के पास कितनी तकनीकें थीं, उसकी पूर्वज नाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, नाड़ी ऊर्जा में ऐसी एक असमानता के तहत सभी प्रयास व्यर्थ थे। युवान शर्मा जानता था कि वह हमले शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि वह केवल सांगवान इंग को अपनी कमजोरियों का और शोषण करने की अनुमति देगा। इस प्रकार जब उसने सम्मिलित नाड़ी ऊर्जा के शेर के सिर को उसकी ओर आते देखा तो उसके पास अपने सभी साधनों के साथ खुद को तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धूम! एक और तेज आवाज अखाड़े के माध्यम से गूंज उठी और इस समय सांगवान परिवार के सभी सदस्यों ने एक युवा आकृति को पीछे की ओर उड़ते हुए देखा जो ठीक अखाड़े के किनारे पर गिर रही थी। पफट! जो आकृति पीछे की ओर उड़ी वह स्वाभाविक रूप से युवान शर्मा थी। शेर के सिर नाड़ी ऊर्जा हमले की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वह बस इसका सामना नहीं कर सका, अपने मुंह से लाल खून का एक घूंट उगलते हुए, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो गई। युवान शर्मा को गंभीर रूप से घायल और अखाड़े के किनारे पर खून की उल्टी करते देखकर सांगवान ली बहुत दुखी हुई। हालांकि इस समय वह अखाड़े में कदम नहीं रख सकती थी और केवल नीचे से दुखी और चिंतित महसूस कर सकती थी। दूसरी ओर सांगवान परिवार के सदस्य सभी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। जब उन्होंने युवा व्यक्ति की आकृति को देखा जो अखाड़े के किनारे तक धकेल दिया गया था, वह अभी भी सीधा खड़ा था, तो सभी ने भावनाओं का एक स्पर्श महसूस किया। सांगवान हुयू की तुलना में, जो कुछ ही क्षण पहले एक कटे हुए हाथ पर दर्द में रो रहा था, युवान शर्मा का इस समय सहनशीलता का प्रदर्शन निस्संदेह कई गुना मजबूत था। सभी यह भी महसूस कर सकते थे कि युवान शर्मा सच में गंभीर रूप से घायल था। सांगवान परिवार के सदस्यों ने सही अनुमान लगाया, युवान शर्मा सच में गंभीर रूप से घायल था और सांगवान इंग द्वारा जारी किए गए शेर प्रमुख नाड़ी तकनीक से ऊर्जा अभी भी उसके शरीर के भीतर उत्पात मचा रही थी, अभी तक उसके द्वारा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में युवान शर्मा का दिल अचानक हिल गया, क्योंकि उसने पाया कि प्राचीन अजगर टैमिंग तकनीक, जिसे सामान्य रूप से उसके सक्रियण की आवश्यकता होती थी, अपने आप ही घूम रही थी। और प्राचीन अजगर टैमिंग तकनीक के घूमने के साथ एक रहस्यमय शक्ति उभरने लगी, जिसने उत्पाती नाड़ी ऊर्जा को भंग कर दिया, उसकी चोटों को ऐसे ठीक कर रही थी जैसे कि कई डिग्री से एक पल में वह अभी भी जिंदा है। युवान शर्मा अपने शरीर के भीतर इन बदलावों से गुजर रहा था, जिसे सांगवान इंग स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था। लेकिन सांगवान इंग को अभी अभी इस्तेमाल की गई नाड़ी तकनीक में बहुत आत्मविश्वास था, यह मानते हुए कि अगर एक नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के शुरुआती या मध्य चरण का साधक भी उस वार को सीधे लेता तो वह तुरंत नष्ट हो जाता। सांगवान इंग के लिए यह समझ से बाहर था कि नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के अंतिम चरण में यह मात्र चींटी इतनी शक्तिशाली नाड़ी तकनीक हमले के बाद भी कैसे जीवित रह सकती थी। यह उसकी समझ से परे था। सच कहूं तो युवान शर्मा खुद भी थोड़ा पजल था। अगर प्राचीन अजगर टैमिंग तकनीक अपने आप नहीं चलती तो उसके शरीर में प्रवेश करने वाली नाड़ी ऊर्जा ने उसका युवा जीवन ले लिया होता। इस समय सांगवान इंग ने अपने पहले के दावे के लिए भाग्यशाली महसूस किया कि वह युवान शर्मा को 3 चालों के भीतर हरा देगा। अब 2 चालें बीत चुकी थीं, युवान शर्मा अभी भी मरा नहीं था, न ही उसे अखाड़े से बाहर कर दिया गया था। सांगवान इंग के पास इस आखिरी चाल पर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार सांगवान इंग ने किसी अन्य विधि का उपयोग नहीं किया। जब उसके सीने के सामने एक सूक्ष्म नाड़ी ऊर्जा शेर प्रमुख ने आकार लिया तो सभी ने युवान शर्मा के लिए परिणाम का अनुमान लगाया। पहली चोट से गंभीर रूप से घायल और खून उगलने के बाद किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि युवान शर्मा अपनी वर्तमान स्थिति में सांगवान इंग की नाड़ी तकनीक से एक और हमले का सामना कर सकता था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि सांगवान इंग इस बार जो नाड़ी ऊर्जा शेर प्रमुख तैनात कर रहा था वह और भी अधिक ठोस था, जो पहले की तुलना में एक मजबूत हमले का संकेत दे रहा था। इस विकास के साथ युवान शर्मा का भाग्य तय लग रहा था।
युवान शर्मा, हार मान लो। अपने बेटे की जान को एक धागे से लटकते देखकर सांगवान ली खुद को और रोक नहीं पाए और अखाड़े के किनारे पर जहां युवान शर्मा था वहां भाग गई। उसकी आवाज भावना से भरी हुई एक विद्रोही नजर से मिली। युवान शर्मा का शरीर 1 इंच भी नहीं हिला और सांगवान इनका नाड़ी ऊर्जा शेर प्रमुख तेजी से उड़ता हुआ आया। सांगवान ली के शब्द खत्म होने से पहले ही उसके सीने में बेरहमी से टकरा गया था। सभी ने अगले पल के परिणाम का अनुमान लगाया कि नाड़ी तकनीक के शक्तिशाली प्रभाव के तहत युवान शर्मा का पूरा शरीर अखाड़े से बाहर उड़ जाएगा या यहाँ तक कि सीधे हड्डियों और टेंडन्स के टूटने से पीड़ित होगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ तक कि सांगवान ली भी युवान शर्मा के शरीर को बाहर उड़ते हुए पकड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अगले पल न केवल वह बल्कि सांगवान परिवार के सभी सदस्य भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने जिस दृश्य की कल्पना की थी वह नहीं हुआ। सभी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि सांगवान इंग का शेर प्रमुख हमला सच में युवान शर्मा को लगा था। सभी खातों से ऐसा एक शक्तिशाली वार गंभीर रूप से घायल युवान शर्मा के लिए सामना करना असंभव होना चाहिए था। लेकिन सभी के सामने जो दिखाई दिया वह युवान शर्मा का शरीर था, जो सीधा खड़ा था जैसे कि उसने बस अपने चेहरे पर एक कोमल हवा का अनुभव किया हो। सांगवान इंग का नाड़ी ऊर्जा शेर प्रमुख बस उसके सीने से टकराने पर गायब हो गया, अपनी उपस्थिति का एक भी निशान नहीं छोड़ रहा था। असंभव शामिल व्यक्ति के रूप में सांगवान इंग ने इस अजीब परिणाम को पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया। उसने पूरी तरह से उस वार से गंभीर रूप से घायल युवान शर्मा को मारने का इरादा किया था, फिर भी घटित घटनाएं उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थीं। युवान शर्मा न केवल टूटने से बच गया, बल्कि उसकी मुद्रा भी थोड़ी भी नहीं हिली। ऐसा लगा जैसे सांगवान इंग ने अचानक एक विवेक विकसित कर लिया था और अपने हमले को खींच लिया था, जिससे डरावना शेर प्रमुख ऐसा हो गया जैसे उसमें कोई नाड़ी ऊर्जा नहीं थी। लेकिन सांगवान इंग जानता था कि नाड़ी ऊर्जा शेर प्रमुख में असीम शक्ति थी। सांगवान परिवार के पूरे अखाड़ा हॉल के भीतर शायद केवल परिवार के मुखिया सांगवान जी और नाड़ी परिष्करण गुरु यानचेंग ही इसका मुकाबला कर सकते थे। सांगवान इंग पूरी तरह से हैरान था कि युवान शर्मा, वह बच्चा, इतना मायावी कैसे हो सकता था। उसका शक्तिशाली वार थोड़ा भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या कारण था? यहाँ तक कि युवान शर्मा, जो खुद शामिल था, भी थोड़ा परप्लेक्स था कि उस समय उसके शरीर के अंदर क्या हो रहा था। युवान शर्मा ने खुद को तैयार किया था, यह अनुमान लगाते हुए कि शेर प्रमुख हमले की निकटता के साथ उसे सबसे अधिक संभावना गंभीर चोटें लगेंगी या यहाँ तक कि सीधे मौत का सामना करना पड़ेगा। पिछले जीवन के पार्थिव युद्ध देव का अहंकार युवान शर्मा को चुनौती का सामना करने के लिए निडर बना दिया। हालांकि उसे कोई निश्चितता नहीं थी कि वह गंभीर चोटों के साथ एक चरम नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति से एक और बार बच सकता था। लेकिन जैसे ही नाड़ी ऊर्जा शेर प्रमुख युवान शर्मा के शरीर से टकरा रहा था, उसके भीतर प्राचीन अजगर टैमिंग तकनीक की गति तात्कालिक रूप से बढ़ी। उसी समय उसने स्पष्ट रूप से अपने दाहिने हाथ की हथेली में एक जलता हुआ दर्द महसूस किया। युवान शर्मा जानता था कि उसकी हथेली में रक्त सी लाल क्रेसेंट मार्क ने एक भूमिका निभाई, लेकिन ये चमत्कार क्यों हुआ, वह भी पूरी तरह से अंधेरे में था। इस समय वह अपने कभी न मिले पिता के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया, क्योंकि युवान शर्मा जानता था कि उसकी हथेली में क्रेसेंट मार्क रक्त चंद्रमा जेड से बदल गया था, जिसे उसने हमेशा अपनी गर्दन के चारों ओर पहना था, जिसे उसकी मां सांगवान ली के अनुसार उसके पिता ने उसके लिए छोड़ दिया था। हालांकि अपने प्रारंभिक आश्चर्य के बाद युवान शर्मा ने अब इस पर और नहीं सोचा। चून की आत्मा के पुनर्जन्म जैसी एक विसंगति हो सकती थी तो और क्या आश्चर्य की बात थी। अब जब रक्त चंद्रमा निशान ऐसी शक्तिशाली शक्ति के साथ फट गया था और उसकी जान बचा ली थी, तो परिणाम अभी भी अच्छा था आखिरकार। बस वैसे ही युवान शर्मा ने रहस्यमय तरीके से सांगवान इंग की तीसरी चाल का सामना किया। पिछली दो चालों की तुलना में इस एक की विचित्रता ने पूरे अखाड़ा हॉल को घातक चुप्पी में डाल दिया, जिसमें किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। माफ करना, लेकिन मैंने, युवान शर्मा, ने तुम्हारी 3 चालें ले ली हैं। चुप्पी के बीच में युवान शर्मा की आवाज़ अचानक मंच से निकली, जिससे सभी का ध्यान वापस आ गया। उस समय उन्होंने अचानक एक अजीब भावना का अनुभव किया। अगर किसी को आज अखाड़े में युवान शर्मा के प्रदर्शन के आधार पर पूरी तरह से न्याय करना था, तो उसकी साधना प्रतिभा सांगवान हुयू की तुलना में कई गुना मजबूत थी और उसके पास मौजूद तरीकों की अंतहीन धारा सांगवान परिवार के युवा मास्टर की पहुंच से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या युवान शर्मा सांगवान हुयू को हराने और सांगवान इंग की 3 चालों का जबरदस्ती सामना करने के बाद सांगवान हुयू को परिवार के सबसे अग्रणी प्रतिभा के रूप में बदल सकता है, संभवतः परिवार से महत्वपूर्ण साधना प्राप्त कर सकता है। तथ्य ने साबित कर दिया कि सांगवान परिवार के इन कबीले सदस्यों ने बहुत सोचा था। भले ही युवान शर्मा ने ऐसी अद्भुत प्रतिभा दिखाई, भले ही उसने सांगवान इंग, एक चरम नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के सेनानी से 3 गोल्स का सामना किया, एक चीज अंततः नहीं बदली जा सकती थी, वह सांगवान सरनेम का सदस्य नहीं था। तुम छोटे कमीने, तुमने क्या जादू का इस्तेमाल किया? वह चाल गिनती नहीं करता।
जब लोगों में कोई शर्म नहीं होती है तो वे इस दुनिया में अजेय हो सकते हैं। ठीक सांगवान इंग की तरह इस समय, जो होश में आने के बाद अपने दिल में गहरी निराशा और क्रोध को और नहीं रोक सका, परिवार के मुखिया से अपेक्षित कंपोजर के बिना शब्दों को बोला और एक नीच बेकार आदमी की तरह अधिक लग रहा था। युवान शर्मा ने जो भी साधन का उपयोग किया, उसने सच में उपस्थित सभी आंखों के सामने सांगवान इंग की 3 चालों का सामना किया। लेकिन सांगवान इंग, अभिमानी और अपमानजनक, ने इस समय 3 चाल चुनौती के पूर्व समझौते को नजरअंदाज कर दिया और आक्रामक रूप से आगे बढ़ा, पूरी तरह से पहले किए गए समझौते की परवाह किए बिना। मंच पर सांगवान इंग की कार्रवाई को देखकर यानचेंग, नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण गुरु उत्तरी सीटों में बैठा था, सांगवान जी को तिरस्कार के एक निशान के साथ वापस देखा। जब उसने देखा कि सांगवान परिवार के मुखिया ने हस्तक्षेप के कोई संकेत नहीं दिखाए, तो उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। सांगवान परिवार में आने के बाद से 10 दिनों में यानचेंग ने युवान शर्मा और उसकी मां और बहन की दुर्दशा के बारे में सीखा था। हालांकि वह कोई था जिसने अपने हितों को प्राथमिकता दी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अन्याय से लड़ने के किसी भी विचार का मनोरंजन नहीं किया। फिर भी सांगवान इंग का व्यवहार बहुत नीच था। युवान शर्मा और सांगवान हुईयू के बीच मैच में हस्तक्षेप करना पहले से ही लाइन से बाहर माना जाता था। 3 चालों के लिए सहमत होना और फिर नियमों को तोड़ना एक बात थी, ये कुछ ऐसा था जो केवल महाद्वीप के निम्न लोग करेंगे। यानचेंग ने सही अनुमान लगाया। सांगवान जी चुप रहा क्योंकि उसने चुपचाप अपने बेटे की कार्रवाई को मंजूरी दी, या बल्कि उसने युवान शर्मा में एक शक्तिशाली खतरा को पहचाना। इन पिछले वर्षों में सांगवान जी अच्छी तरह से जानता था कि सांगवान परिवार ने युवान शर्मा और उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि एकमात्र नश्वर श्रेणी मध्यस्तर नाड़ी अशिंग गोली के लिए सांगवान ली द्वारा कई महीनों की विनती के बाद ही उसने एक अनिच्छा से दी। इस प्रकार सांगवान जी जानता था कि माँ और बेटे ने निश्चित रूप से सांगवान परिवार के प्रति नाराजगी को दिल में बसा लिया था, और धार्मिक हॉल में घटना के साथ उनका रिश्ता और खराब हो गया। आज इस मंच पर युवान शर्मा ने सांगवान हुईयू का एक हाथ जला दिया। सांगवान इंग के मजबूर हस्तक्षेप ने सुलह को असंभव बना दिया। सांगवान परिवार के मुखिया बनने पर सांगवान जी कभी भी अनन्य का आदमी नहीं था। चूंकि वे युवान शर्मा के साथ दुश्मन बनने के लिए किस्मत में थे, और ये देखते हुए कि युवान शर्मा ने महान क्षमता के साथ पूर्वज नाड़ी को जगाया और शायद इस लड़ाई के कारण मणिकुंभ संप्रदाय में भी शामिल हो सकता था, सांगवान परिवार के लिए एक और शक्तिशाली दुश्मन से बचने के लिए सांगवान जी केवल सांगवान इंग के दृष्टिकोण को चुपचाप मंजूरी दे सकता था। युवान शर्मा अपने रहस्यमय तरीकों के साथ पहले सांगवान इंग की 3 चालों का सामना किया था, लेकिन सांगवान जी का मानना था कि उसका सबसे बड़ा बेटा, अगर उसने 3 चालों की सीमा के बिना अपना सब कुछ दिया, तो युवान शर्मा को खत्म कर सकता था, जिससे बाद वाले के लिए एक घातक परिणाम से बचना असंभव हो गया। यहाँ तक कि सांगवान जी भी इस संभावना पर विचार कर रहा था कि युवान शर्मा के पास कुछ उल्लेखनीय रहस्य था, ये देखते हुए कि वह नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के अंतिम चरण में सांगवान इंग की 3 चालों का सामना करने में कामयाब रहा था। अगर वह इस रहस्य को प्राप्त कर सकता था तो शायद सांगवान परिवार भी इसके साथ बढ़ सकता था। सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी ने युवान शर्मा द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति को देखकर सच में बहुत आश्चर्यचकित थे। युवान शर्मा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह था जो कभी भी फट सकता था, और उसकी रहस्यमयी शक्ति को पाने की लालसा भी थी। ऐसी स्थिति में सांगवान जी के लिए किसी भी दृष्टिकोण से युवान शर्मा का खुले तौर पर समर्थन करना असंभव था। एक ऐसा लड़का जिसे कभी पसंद नहीं किया गया, अगर उसे मार भी दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। युवान शर्मा का कोई बड़ा सहारा नहीं था। उसकी मां सांगवान ली केवल नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के शुरुआती चरण में थी, और उसके पिता का पता नहीं था। सांगवान जी को किसी भी बुरे परिणाम की चिंता नहीं थी। हालांकि ऐसे कार्य बेहद नीच थे, लेकिन अपने वंश के एक दुश्मन को खत्म करने और संभवतः वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सांगवान जी ने अपने सभी सम्मान को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। इसके अलावा युवान शर्मा के प्रति उनकी कभी कोई अच्छी भावना नहीं थी। अखाड़े में युवान शर्मा ने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि सांगवान इंग इस हद तक गिर जाएगा। इस घटना ने नीचता के प्रति उसकी समझ को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर दिया। इस पल से उसे इस वंश के प्रति कोई पारिवारिक स्नेह महसूस नहीं हुआ। दुर्भाग्य से युवान शर्मा इस बात से कुछ परेशान था कि उसने सांगवान इंग की तीसरी चाल को कैसे बेअसर कर दिया था। अगर उसे फिर से इसका सामना करना पड़े तो वह निश्चित नहीं था कि वह अभी भी इतना भाग्यशाली होगा, क्योंकि उसकी हथेली में जलती हुई सनसनी पहले ही गायब हो गई थी। सांगवान इंग का तरीका बहुत तेज था और हत्या की भावना से भरा हुआ था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो लंबी जटिलताओं से बचने के लिए इस घृणित बच्चे को पूरी तरह से नष्ट करके ही वह अपनी कुछ प्रतिष्ठा बचा सकता था। कोई दया नहीं कि कहावत सांगवान इंग की वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से सही ठहराती थी। युवान शर्मा की कमजोर उपस्थिति को देखते हुए उसे सच में विश्वास था कि युवान शर्मा ने किसी जादू का सहारा लिया होगा, अन्यथा वह तीसरी वार के बाद कैसे बच सकता था। इस बार सांगवान इंग ने किसी भी नाड़ी तकनीक का उपयोग नहीं किया।
इसके बजाय उसने अपनी शुद्ध शारीरिक शक्ति पर भरोसा करके युवान शर्मा को उड़ाने का इरादा किया। उसने जो मुक्का मारा उसमें कोई रोक नहीं थी। जैसे ही युवान शर्मा हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाला था, पीछे से एक आकृति दौड़कर आए और तुरंत उसे ढाल दिया। आकृति के अस्पष्ट रूप को पहचानकर युवान शर्मा इतना चौंक गया कि उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ देगी, क्योंकि युवान शर्मा लगभग निश्चित था कि पूरे सांगवान परिवार में केवल उसकी मां सांगवान ली ही वह अकेली व्यक्ति थी जो इस समय उसकी ओर से हस्तक्षेप कर सकती थी और ऐसा करने की हिम्मत कर सकती थी। दुर्भाग्य से सांगवान ली स्वयं केवल नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के शुरुआती चरण में थी। यहाँ तक कि सांगवान हुयू, जिसने रक्त शरण गोली का सेवन किया था, वह भी उससे कमजोर नहीं था। वह सांगवान इनके पूर्ण शक्ति वाले वार का सामना कैसे कर सकती थी। स्क्वीश, धमाका, हवा के टूटने और प्रभाव की आवाज़ें एक साथ बज उठीं। युवान शर्मा ने अचानक महसूस किया कि एक शक्तिशाली बल उसे मार रहा है। ये सांगवान इनके हमले से सांगवान ली थी, जो सीधे युवान शर्मा से टकरा गई। माँ और बेटा दोनों लुढ़कते हुए लौकी की तरह अखाड़े से गिर गए। नतीजतन युवान शर्मा, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, और सांगवान ली दोनों इस वार से बच नहीं पाए। गिरने के बाद अगर युवान वेई उन्हें सहारा देने के लिए नहीं आती तो वे शायद बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते। अपनी खुद की क्षमताओं का कितना ज्यादा आकलन। युवान शर्मा पर अपने घातक वार को सांगवान ली द्वारा रोके जाने पर सांगवान इंग स्वाभाविक रूप से एक खराब मूड में था। जैसे ही वह मंच से कूदा और अपनी दाहिनी तर्जनी को बढ़ाया, उसने कहा, सांगवान ली, मुझे याद है कि तुम सांगवान उपनाम साझा करती हो। अगर तुम मूर्खता जारी रखती हो तो अपने चाचा को निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। उसकी धमकी भरी बातों पर सांगवान ली ने पीछे हटने का थोड़ा भी संकेत नहीं दिखाया। उसने जोरदार जवाब दिया, मेरा बेटा सही है, हम ऐसे सांगवान परिवार के बिना बेहतर हैं। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी लाश पर कदम रखना होगा। और मेरी भी। अंदर से बहुत डरने के बावजूद युवान वेई अपनी मां और भाई की अव्यवस्थित सांसों और गंभीर चोटों को देखकर, साथ ही कई देखने वाले सांगवान परिवार के सदस्यों से समर्थन का कोई संकेत महसूस न करते हुए, उसने सारी सावधानी छोड़ दी। इसके अलावा युवान वेई भोली नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी, अगर उसकी मां और भाई आज मर गए तो सांगवान परिवार के सदस्य उन्हें पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं करेंगे। यह अनिवार्य था कि वह अपने भाग्य से बच नहीं सकती थी। मां, तुम सच में कर सकती थीं। सांगवान ली के पीछे युवान शर्मा ने जो देख रहा था उससे संघर्ष किया। सच कहूं तो उसकी आत्मा अब सांगवान ली के जैविक बेटे की नहीं थी, लेकिन इस समय उसने एक लंबे समय से अनुपस्थित रिश्तेदारी की भावना महसूस की। वह नहीं चाहता था कि सांगवान ली और युवान वेई उसकी वजह से अपनी जान गंवा दें। युवान शर्मा, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं। सांगवान ली ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसकी आवाज़ कुछ सांसों से भरी हुई थी, अपनी स्थिति को व्यक्त करते हुए। यह माँ और बच्चे के बीच का बंधन था, मांस और रक्त का एक संबंध। जैसे ही सांगवान ली ने बात खत्म की, ऐसा लगा जैसे उसने युवान शर्मा की चोटों को महसूस किया। उसका दिल अचानक पिघल गया और उसने अपना सिर घुमाया, एक निश्चित दिशा में घूरते हुए, और जोर से घोषणा की, परिवार के मुखिया दादा, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया हमारे पिछले रिश्ते पर विचार करें और हमें बख्श दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आज से हम माँ और बेटे तीनों कभी भी चंद्रधनुष शहर में कदम नहीं रखेंगे। ऐसा लग रहा था कि सांगवान ली भी सांगवान जी की चिंताओं को समझ गई थी। इस बिंदु पर पहुंचकर सांगवान परिवार के मुखिया को डर था कि वह और उसके बेटे, या विशेष रूप से युवान शर्मा, भविष्य में बदला लेंगे। यही कारण था कि उसने सांगवान इंग के कार्यों पर आंखें मूंद लीं। सांगवान ली ने सांगवान जी को यह दिखाने के लिए यह वादा किया कि वह और उसके बेटे अपने जीवन काल में सांगवान परिवार के खिलाफ कभी बदला नहीं लेंगे। इसके बदले में उनकी 3 जिंदगियां मांगी। वह इस बात पर जुआ खेल रही थी कि सांगवान इंग अभी भी उनके लिए कुछ पारिवारिक स्नेह रखता है, और सांगवान जी अभी भी अपने दिवंगत पिता के प्रति एक पिता पुत्र का बंधन महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से सांगवान ली इस बार गलत थी। उसके और युवान वेई के लिए सांगवान जी को शायद बहुत ज्यादा स्क्रूपल्स नहीं थे, लेकिन युवान शर्मा द्वारा आज प्रदर्शित क्षमता और अप्रत्याशितता सच में सांगवान जी के लिए एक बड़ा खतरा थी, यहाँ तक कि डर का एक निशान भी पैदा कर रही थी। सांगवान परिवार के मुखिया के रूप में सांगवान जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। उसने इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत रूप से युवान शर्मा के तरीकों को देखा था, और इस युवा के पास न केवल असाधारण प्रतिभा थी बल्कि एक अत्यंत चतुर दिमाग भी था। ऐसे दुश्मन को इस दुनिया में जिंदा छोड़ना सच में उसके लिए शांति से सोना मुश्किल बना देता था। इसलिए जब सांगवान ली ने बात खत्म की तो सांगवान जी चुप रहा। सांगवान ली की विनती भरी नज़र को महसूस करते हुए उसने सीधे अपना सिर मोड़ लिया। इस कार्रवाई से सांगवान इंग को भी कुछ समझ में आया। अभी अभी सांगवान इंग सच में डर गया था कि उसके पिता सांगवान ली की बातों से प्रभावित होकर कुछ अतार्किक करेंगे। शामिल व्यक्ति के रूप में वह शायद युवान शर्मा की क्षमता को अपने पिता से बेहतर समझता था।
अगर वह सांगवान इंग की 3 वार का सामना कर सकता था, जो नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के चरम पर था और नाड़ी अशिंग क्षेत्र के एक साधक की ताकत के करीब था, जबकि केवल नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के अंतिम चरण में बिना मरे, तो अगर युवान शर्मा सच में परिपक्व हो जाए तो शायद पूरे सांगवान परिवार में कोई भी नहीं होगा जो उससे मुकाबला कर सके। खतरे को उसके बचपन में ही खत्म करना सबसे बुद्धिमान विकल्प था। अपने पिता की मौन स्वीकृति के साथ सांगवान इंग ने अब और हिचकिचाया नहीं। उसकी नज़र में 1 को मारना हत्या थी और 3 को मारना कोई अलग नहीं था। ये 3 माँ और बेटे जिनके पास कोई सहारा नहीं था, उस पर ज्यादा मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं डालेंगे। माँ, युवान शर्मा, जल्दी भागो। ये देखकर कि सांगवान इंग का शरीर फिर से मजबूत नाड़ी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था और अपनी माँ और भाई की चोटों को महसूस करते हुए युवान वेई ने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी, क्योंकि उन तीनों में वह अकेली थी जो अनहाम थी। दुर्भाग्य से युवान वेई ने अभी अभी नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के शुरुआती चरण में प्रवेश किया था। वह एक ही वार में सांगवान इंग का मुकाबला कैसे कर सकती थी? ऐसा करके वह केवल अपने दायित्वों को पूरा कर रही थी और बाकी भाग्य पर छोड़ रही थी। रास्ते से हटो। ऐसी चींटी जैसी लड़की के लिए सांगवान इंग स्वाभाविक रूप से उसे गंभीरता से नहीं लेगा। अपने दाहिने हाथ के एक लहर के साथ नाड़ी ऊर्जा का एक झटका फट गया, सीधे युवान वेई से टकराया। किसने सोचा होगा कि सांगवान इंग का पूरी तरह से अपेक्षित घातक वार अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, जिससे उससे एक आश्चर्यजनक विस्मयादिबोधक निकला। उसने लड़की के शरीर से निकलने वाली एक चरम ठंड भी महसूस की, जिसे उसके वार से बहुत दूर फेंक दिया गया था। सच कहूं तो नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के शुरुआती चरण में युवान वेई की साधना के साथ उसे सांगवान इंग के वार का सामना करने में असमर्थ होना चाहिए था। फिर भी जैसे ही बल उसके शरीर से टकराया, उसके अंदर की नाड़ी ऊर्जा किसी बल द्वारा खींची गई, जो उसकी दाहिनी बाह में एक निश्चित नाड़ी की ओर दौड़ रही थी। ये नाड़ी स्वाभाविक रूप से वह पूर्वज नाड़ी थी जिसे युवान वेई ने नाड़ी प्रवेश स्तर में अपनी सफलता के समय सक्रिय किया था, जो युवान शर्मा की अग्नि विशेषता पूर्वज नाड़ी के विपरीत एक अत्यंत ठंडी बर्फ पूर्वज नाड़ी थी। ये पूर्वज नाड़ी की इस रहस्यमय शक्ति के कारण था कि युवान वेई इस घातक आपदा से बचने में सक्षम थी। फिर भी नाड़ी ऊर्जा में विसंगति के कारण उसने अपनी माँ और भाई की तरह इस वार के तहत सच में गंभीर चोटें उठाईं। हालांकि युवान वेई मारी नहीं गई, सांगवान इंग ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। उसका मुख्य लक्ष्य अभी भी युवान शर्मा था और अगले ही पल उसने युवान वेई की परवाह नहीं की, बल्कि आगे बढ़ा। उसकी उठी हुई हथेली को केवल नीचे आने की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न तो युवान शर्मा और न ही सांगवान ली और उसकी बेटी अनस्केत बचेंगे। माफ करना, किसने सोचा होगा? बस इस जीवन और मृत्यु के मोड़ पर सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल के एक शांत कोने से एक कुछ सपाट लेकिन बहुत अजीब आवाज आई, जिससे सांगवान परिवार के सभी सदस्यों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना, जिससे वे अपना सिर मोड़ने लगे। यहाँ तक कि सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी का ध्यान भी इस अचानक आवाज से आकर्षित हुआ। जब उसने अपना सिर घुमाया और अखाड़ा हॉल के प्रवेश द्वार पर एक अज्ञात मूल की एक बूढ़ी आकृति को देखा, तो उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। यह आकृति एक लंबा और पतला बूढ़ा आदमी था। झुर्रियों से भरा होने के बावजूद सांगवान जी उन आंखों में कुछ असाधारण देख सकता था। कम से कम आदमी की साधना निश्चित रूप से उसकी खुद की तुलना में कम नहीं थी। तुम कौन हो? तुमने सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल में घुसने की हिम्मत कैसे की? स्वाभाविक रूप से अखाड़ा हॉल का दरवाजा सांगवान परिवार के गार्डों द्वारा संरक्षित था। लंबा और पतला बूढ़ा आदमी इतनी अचानक दिखाई दिया था कि एक गार्ड तुरंत उससे पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ा। धूम! किसने सोचा होगा कि जैसे ही सांगवान परिवार के गार्ड ने बात की, लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने बाहर निकलकर उसका गला पकड़ लिया। सभी ने एक हल्की स्नैपिंग की आवाज़ सुनी और उन्होंने तुरंत गार्ड के सिर को नीचे गिरते देखा। उसकी आंखें अविश्वास और सदमे से भरी थीं। मर गया! न केवल झुके हुए सिर वाले गार्ड को इस पर विश्वास करना मुश्किल था, बल्कि अखाड़ा हॉल में सांगवान जी सहित सभी सांगवान परिवार के सदस्यों को अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। सांगवान इंग, जो युवान शर्मा और उसकी मां के सामने अपनी हथेली को ऊंचा उठाए हुए था, वह भी एक गतिहीन तकनीक से जमा हुआ लग रहा था। उसका हाथ नीचे गिरने में हिचकिचा रहा था और युवान शर्मा और उसकी मां ने इस अवसर का लाभ उठाकर क्षण भर के लिए आपदा से बच निकले। टैप टैप टैप! सांगवान परिवार के शांत अखाड़ा हॉल में सभी ने लंबे और पतले बुजुर्ग को खाली आंखों से घूरा जब तक कि तेज कदमों की आवाज नहीं आई। थोड़े समय बाद लगभग एक दर्जन काले रंग के कपड़े पहने हुए अजनबी बाहर से हॉल में घुस आए, जो लंबे पतले बुजुर्ग के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो गए। काले रंग के कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति ने हॉल में सभी पर एक नज़र डाली और मुस्कुराया, तो सांगवान परिवार के सभी सदस्य यहाँ छिपे हुए हैं। इसने हमारी खोज को आसान बना दिया और यह हम में से हर एक को खोजने की परेशानी से बचाता है। ये तब तक नहीं था जब तक इस काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने बात की कि सांगवान जी और अन्य आखिरकार होश में आए। सांगवान परिवार के मुखिया अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए और चिल्लाए, तुम कौन हो? बिना कारण पूछे हम पर हमला क्यों कर रहे हो?
अपने दिल में सांगवान जी को पहले से ही एक स्पष्ट भावना थी कि आगंतुकों की बुरी इच्छा थी, अन्यथा लंबा और पतला बुजुर्ग बिना एक शब्द कहे नहीं मारता। सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल में सांगवान परिवार के गार्ड पर हमला करना और उसे मारना, निश्चित रूप से कोई नहीं सोचेगा कि वे यहाँ चाय पीने के लिए आए थे, है ना? लंबा और पतला बुजुर्ग स्पष्ट रूप से सांगवान जी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, बल्कि उसने अपना सिर घुमाकर पूछा, क्या तुमने वह वस्तु पाई? मेरे स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, मैंने सांगवान परिवार के सभी स्थानों की खोज की है और आपने जिस कलाकृति की बात की थी उसे नहीं देखा है। काला पहना हुआ व्यक्ति, जिसने अभी अभी बात की थी, अचानक अत्यंत सम्मानजनक हो गया। इन शब्दों को सुनकर सांगवान जी और उसके लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। ऐसा लग रहा था कि जब सांगवान परिवार के सभी सदस्य अखाड़ा लड़ाई का आनंद ले रहे थे, तो बाहर के लोगों ने पहले ही सांगवान परिवार को उल्टा कर दिया था। सांगवान परिवार के लिए यह एक विशाल अपमान से कम नहीं था। इस खबर पर लंबा और पतला बुजुर्ग गुस्सा नहीं हुआ। इस महाद्वीप पर यहाँ तक कि कुछ प्रभावशाली परिवारों के पास भी अपने कमर भंडारण थे। महत्वपूर्ण वस्तुओं को निश्चित रूप से किसी के व्यक्ति पर ले जाया जाता था। वह जिस वस्तु की तलाश कर रहा था, वह अखाड़ा हॉल में सांगवान परिवार के सदस्यों में से किसी एक पर हो सकती थी। क्या तुम इस सांगवान परिवार के मुखिया हो? यहाँ आओ, मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं। लंबे और पतले बुजुर्ग ने सांगवान जी के पिछले सवाल का जवाब दिए बिना अपना सिर वापस घुमाया। इस आधिकारिक और कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड ने सभी सांगवान परिवार के सदस्यों को नाराज कर दिया। हालांकि सांगवान परिवार पूरे चंद्रायन साम्राज्य के भीतर कोई महत्व नहीं रखता था, फिर भी चंद्रधनुष शहर के भीतर सांगवान परिवार शीर्ष 3 परिवारों में से एक था। सामान्य रूप से कोई भी सांगवान परिवार को हल्के ढंग से उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि बूढ़े आदमी ने सांगवान परिवार के गार्ड की गर्दन को कितनी आसानी से तोड़ दिया। सभी जानते थे कि गार्ड केवल नाड़ी ऊर्जा के अंतिम चरण में एक निम्न स्तरीय साधक था। यहाँ तक कि सांगवान हुईयू और सांगवान हुईफेंग जैसे युवा सदस्य भी कुछ बेहतर थे, इसलिए बूढ़े आदमी की ताकत उतनी दुर्जय नहीं हो सकती थी जितनी वह लगती थी। ये जीर्ण शीर्ण बूढ़ा मूर्ख कौन है, पूरी तरह से मौत को गले लगा रहा है? जबकि परिवार के मुखिया सांगवान जी ने अभी तक बात नहीं की थी, सांगवान परिवार के गर्म स्वभाव वाले दूसरे बुजुर्ग सांगवान ली खुद को रोक नहीं सके और फूट पड़े। अपनी जोरदार चिल्लाहट के बाद वह आगे बढ़े। उनकी दुर्जय नाड़ी ऊर्जा चक्कर लगा रही थी, क्योंकि उन्होंने सीधे लंबे और पतले बुजुर्ग पर हमला किया। सांगवान ली की कार्रवाई को देखकर सांगवान जी ने उसे नहीं रोका। सच कहूं तो उसने भी स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया था कि लंबे और पतले बुजुर्ग के पास किस स्तर की साधना थी। यह अच्छा होगा कि उसके अपने बेटे को पानी का परीक्षण करने दिया जाए। सांगवान जी जिस बात पर ध्यान देने में असफल रहा, वह ये थी कि जब सांगवान ली आगे बढ़ा तो एक नश्वर श्रेणी का उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर सूक्ष्म रूप से चला गया और गुप्त रूप से कई कदम पीछे हट गया। उन आंखों में डर और आतंक का एक मोटा मिश्रण था। ये कहा जाना चाहिए कि नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण में एक साधक के रूप में सांगवान ली बहुत तेज था। सभी सांगवान परिवार के सदस्यों की सतर्क आंखों के तहत उसे लंबे और पतले बुजुर्ग के सामने तक पहुंचने में केवल एक क्षण लगा। उसके मुंह से ऐसा लग रहा था कि कमजोर बुजुर्ग संभवतः इसका सामना नहीं कर पाएगा, मौत को गले लगा रहा है। जैसे ही सांगवान ली ने उस पर हमला किया, ऐसा लगा जैसे उसने लंबे और पतले बुजुर्ग के बगल में एक आवाज़ सुनी, और फिर उसके पास अचानक और सोचने की विलासिता नहीं थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह सांस नहीं ले सकता था। सांगवान ली खुद ने अभी तक नहीं समझा था कि क्या हुआ था, लेकिन कई सांगवान परिवार के दर्शकों ने स्पष्ट रूप से देखा कि सांगवान परिवार के इस सम्मानित दूसरे बुजुर्ग को, जिसे परिवार में तीसरा सबसे मजबूत माना जा सकता था, बूढ़े आदमी ने सिर्फ संपर्क पर गला पकड़ लिया था। ये दृश्य बहुत जाना पहचाना लग रहा था। प्रतिबिंब पर क्या नाड़ी ऊर्जा गार्ड अंतिम चरण में भी उस लंबे और पतले बुजुर्ग द्वारा गला नहीं पकड़ा गया था और फिर मारा गया था? सांगवान परिवार में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण में एक मजबूत साधक, सांगवान ली, एक ही चाल में वश में होकर नाड़ी ऊर्जा गार्ड की तरह ही समाप्त होगा। सांगवान परिवार के गार्ड पर आए भाग्य के विचार ने सभी को सांस लेने के लिए भी बहुत डरा दिया, लेकिन सांगवान जी, अपने बेटे के लिए चिंतित एक पिता, बहुत घबरा गया और जोर से चिल्लाया, आदरणीय सर, कृपया बख्श। धूम। इससे पहले कि सांगवान जी दया शब्द खत्म कर पाता, अखाड़ा हॉल में सभी ने एक कुछ जानी पहचानी स्नैपिंग की आवाज़ सुनी, और फिर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि न केवल आवाज़ जानी पहचानी थी, बल्कि सांगवान ली की कार्रवाई भी सांगवान परिवार के गार्ड की तरह बिल्कुल वैसी ही थी। ये पता चला कि लंबे और पतले बुजुर्ग ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी सांगवान परिवार का गार्ड था या सांगवान परिवार के सांगवान ली जैसे एक आधिकारिक व्यक्ति उसके आंदोलन समान थे। गले को पकड़ने के बाद बस एक हल्के प्रयास के साथ उसने सांगवान ली की गर्दन तोड़ दी। घटनाओं के इस मोड़ के साथ परिवार के मुखिया सांगवान जी की आंखों में अविश्वास और अविश्वसनीयता न केवल सांगवान परिवार के गार्ड के समान थी, बल्कि और भी तीव्र थी।
वह आखिर सांगवान परिवार का दूसरा इन कमांड था, एक व्यक्ति जो चंद्रधनुष शहर में हवा और बारिश को नियंत्रित कर सकता था। वह एक बूढ़े आदमी के हाथों इतनी दयनीय रूप से कैसे मर सकता था, जिसका नाम भी वह नहीं जानता था। अफसोस की बात है, उसकी गर्दन टूटने के साथ सांगवान ली का अंतिम सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा। जैसे ही उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई, उसे सांगवान परिवार के आने वाले विनाश का पूर्वाभास हुआ। तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। लंबे और दुबले बुजुर्ग ने सांगवान ली की लाश को ऐसे छोड़ दिया जैसे उसने अभी अभी एक इनकॉन्सिक्वेंशियल कार्य किया हो, और अपनी उंगली सांगवान जी की ओर इशारा की, जैसे पहले बात कर रहा था।